यूट्यूब चैनल केमसाइंस हब के ऊपर आप सभी का स्वागत है। आज जो हम प्रयास सीरीज का लेक्चर 41 लेके आ रहे हैं, उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की थ्योरीज के बारे में। पहली थ्योरी कौन सी है? वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। सेकंड कौन सी है? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। थर्ड कौन सी है आपकी? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी, यह CFT थ्योरी जिसे बोलते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था? आपके इंट्रोडक्शन पढ़ा था, साथ में IUPAC पढ़ा था। तो वो पढ़ने के बाद और साथ में कुछ टर्म्स पढ़ी थी, इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर आती है कि लिगेंड्स क्या होते हैं, सेंट्रल एटम क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है। अब आज जो बात कर रहे हैं वो कौन सी थ्योरी है? सबसे फर्स्ट वाली, वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। कौन सी है? वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। और वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी की यदि बात करते हैं तो वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी में इसने क्या एक्सप्लेन किया था? एक्सप्लेन द formation and structure of coordination compound। क्या एक्सप्लेन किया था? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन, साथ में उसकी स्ट्रक्चर के बारे में इसने क्या किया? एक्सप्लेन किया। वर्नर ने साथ में क्या किया? यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। ये पॉइंट ध्यान रखना कि आप वर्नर ने क्या किया था? कॉन्सेप्ट यूज किया था, कौन सा? प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी का। यदि बात करें प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी बताने से बढ़िया हम डायरेक्ट ही क्या करते हैं? प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी का क्या चेक कर लेते हैं? डिफरेंस। उससे आपका प्राइमरी वैलेंसी के बारे में भी पता चल जाएगा, सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में भी पता चल जाएगा। यदि प्राइमरी वैलेंसी की बात करते हैं तो प्राइमरी वैलेंसी आपकी क्या होती है? जो आपकी क्या शो करती है? ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या शो कर रही है? ऑक्सीडेशन स्टेट। ये बात करें सेकेंडरी वैलेंसी की तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या शो कर रही है यहाँ पे? कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर। और यदि प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड, यदि बात करते हैं सेटिस्फाइड बाय अनायंस, किससे सेटिस्फाई होते हैं? अनायन से। यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी की बात करते हैं तो ये सेटिस्फाई होते हैं आपके सेटिस्फाइड बाय अनायंस एंड न्यूट्रल लिगेंड्स। साथ में प्राइमरी वैलेंसी आपकी क्या होती है? अब ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ये आपकी कैसी है? आयनाइजेबल। ये कैसी है? आयनाइज हो जाती है। तो मतलब प्राइमरी वैलेंसी क्या है? आयनाइजेबल। सेकेंडरी वैलेंसी की यदि बात करते हैं तो ये आपकी क्या होती है? नॉन आयनाइजेबल। तो ये पॉइंट थे आपके किसके? आपके प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी की। यदि बात करता हूँ प्राइमरी वैलेंसी की तो प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल है, तो साथ में ये जो प्राइमरी वैलेंसी को डिनोट करते हैं तो डिनोटेड बाय डॉटेड लाइंस। किससे डिनोट किया? डॉटेड लाइन से। और सेकेंडरी वैलेंसी आपकी किससे डिनोट होती है? डिनोटेड बाय सॉलिड लाइन। क्या आपका क्या हो गया? डिनोटेड बाय सॉलिड लाइन। देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल यदि मैं लेता हूं कोई CONH3 की 6 Cl3, CONH3 की 6 Cl3। अब यदि मैं इसको आयनाइज करता हूं तो फॉर्मेशन क्या होगी? CONH3 की 6 3 पॉजिटिव प्लस 3 क्लोरीन नेगेटिव। अब आयनाइज कौन से हुए? क्लोरीन आयन। तो ये आपके कैसे हैं? ये जो क्लोरीन 3 क्लोरीन अटैच हैं वो आयनाइजेबल है। मतलब वो कौन सी क्या बताएंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब ये क्या है? प्राइमरी वैलेंसी शो कर रहा है। और ये जो कोबाल्ट के साथ अंदर की साइड लिगेंड जो अटैच हैं वो आपके क्या शो करेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर। वो क्या बताएंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर। कितने अटैच हैं? 6। तो कोबाल्ट के साथ 6 यदि लिगेंड अटैच है तो आपका ये क्या बता रहे हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। ये क्या शो कर रहे हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। NH3 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 NH3। तो ये आपका क्या बता रहे हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर कि कितने आपके अमोनिया इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं टुवर्ड्स द कोबाल्ट मेटल आयन।
आपका साथ में ये क्या है, क्लोरीन, तो क्लोरीन आपका क्या है, आयनाइजेबल, कितना आयनाइज हो रहा है, तो मतलब ये क्या बताएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट। ये आपके क्या बता रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये आपकी थी वर्नर थ्योरी, जिसके अंदर इसने कुछ एक एग्जांपल लेके भी बताया था कि कौन कौन सी कंडक्टेंस कैसे इंक्रीज हो रही है, प्रेसिपिटेशन से मेथड से भी आपके कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस को एक्सप्लेन किया था। वो एग्जांपल लेके करते हैं अभी स्टार्ट। तो ये हो आपका क्या हो गया, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी का डिफरेंस भी हो गया, और प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी का एक्सप्लेनेशन। तो अब आगे चलते हैं। अब देखो एग्जांपल लेके चलते हैं हम, कौन सा, कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया यही CONH3 की 6 Cl3। तो यहाँ पे आपका प्राइमरी वैलेंसी क्या शो कर रहा है, मतलब प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, प्राइमरी वैलेंसी क्या थी, ऑक्सीडेशन स्टेट बता रही थी, डॉटेड लाइन से शो हो रही थी, और साथ में क्या थी, आयनाइजेबल। तो यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, 3। सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, 6। सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, 6। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने लिया CONH3 की 5 Cl2। ये कोई एग्जांपल लेता हूँ। तो यहाँ पे आपकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, 2, और सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, सेकेंडरी वैलेंसी आपकी कितनी हो गई, 6। मतलब सेकेंडरी वैलेंसी तो मतलब आपके क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर बता रहा है। तो कोबाल्ट के जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा वो सारे के सारे क्या बताएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। वो क्या बताएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। वो NH3 हो, चाहे कोई भी Cl ग्रुप हो, ये तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर तो क्या रहेगा, हमेशा 6 या 4। वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने लिगेंड्स आपके कोबाल्ट मेटल आयन को डोनेट हो रहे हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। और इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस यदि बात करें मतलब कंडक्टिविटी, वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, नंबर ऑफ आयंस के, किसके, नंबर ऑफ आयंस के। जैसे मेरे पास यही एग्जांपल था CONH3 की 6 Cl3। तो यहाँ पे यदि मैं इसका इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस चेक करें, मतलब कंडक्टिविटी चेक करते हैं, तो जितने नंबर ऑफ आयन बनेंगे उतनी आपकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। यहाँ पे देखो CONH3 की 6 3 पॉजिटिव प्लस 3 Cl नेगेटिव, मतलब कितने नंबर ऑफ आयंस हैं, 3 और 1 4। मतलब नंबर ऑफ आयंस कितने हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ आयंस इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल लिया मैंने, CONH3 की 5 Cl और Cl2। तो यहाँ पे जो आपके आयनाइज होने के बाद नंबर ऑफ आयंस बने वो कितने बने, 2 + 1। नंबर ऑफ आयंस कितने हुए, 3। तो आपके जितने नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे कंडक्टिविटी उसकी क्या होगी, ज्यादा। तो यहाँ पे यदि मैं कंडक्टिविटी इन दोनों के अंदर कंपेयर करूं तो किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, CONH3 की 6 Cl3 की ज्यादा होती है किससे, CONH3 की 5 Cl2 से। तो मतलब यहाँ पे आपका क्या हो गया, कंडक्टिविटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ आयंस के ऊपर, और जितने नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे उतनी कंडक्टिविटी आपकी क्या होगी, ज्यादा। अब आगे चल रहे हैं, हम एक और एग्जांपल लेते हैं, वो किसके अकॉर्डिंग लेंगे। अब बात करते हैं, ये आपका कैसा था, कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग। एक आपका क्या है, प्रेसिपिटेशन मेथड। प्रेसिपिटेशन मेथड के थ्रू भी वर्नर ने क्या बताया था, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बताया था। प्रेसिपिटेशन मेथड क्या, कि जैसे यही एग्जांपल ले लेता हूँ CONH3 की 6 Cl3। यदि मैं इसको किसके साथ रिएक्ट करवाता हूँ, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करवाता हूँ, तो आपके 3 मोल ऑफ AgCl क्या बनेंगे, प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे CONH3 की 5 Cl2 था, और उसके AgNO3 के साथ यदि मैं रिएक्ट करवाता हूँ तो यहाँ पे कितने मोल की फॉर्मेशन हो रही है, 2 मोल ऑफ AgCl की फॉर्मेशन हो रही है। तो वो मोल के अकॉर्डिंग भी हम बता सकते हैं कि आपका कौन सा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, कि मतलब कितने आपके
सेकेंडरी वैलेंसी शो कर रहे हैं, कितने आपके प्राइमरी वैलेंसी शो कर रहे हैं। तो ये आपके एग्जांपल हो गई, ये एक प्रेसिपिटेशन मेथड, दूसरा आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड, मतलब कंडक्टिविटी के थ्रू हम क्या बता पा रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस को सेपरेट आउट कर पा रहे हैं। अब देखो, ये तो था आपकी क्या, वर्नर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, मतलब वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी के बारे में था। अब बात करेंगे किसके बारे में, वीबीटी के बारे में, जो क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की यदि बात करते हैं तो ये आपका क्या करेगा, जो भी एम्प्टी ऑर्बिटल होते हैं सेंट्रल मेटल आयन के अंदर, वो उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो किसके बराबर होती है, उसके कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर। मतलब यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगी, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम या आयन, सेंट्रल मेटल आयन इज इक्वल्स टू, वो किसके बराबर होती है, इज इक्वल्स टू कोऑर्डिनेशन नंबर। ये पॉइंट ध्यान रखना कि आपका यहाँ पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या कहता है कि जो भी आपके सेंट्रल मेटल आयन के वैकेंट ऑर्बिटल की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो किसके बराबर होती है, उसके कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर। वो किसके बराबर होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर। और इसी हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे हम क्या बात करते हैं, उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में भी बताते हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। मतलब आपके जो हाइब्रिडाइजेशन थी उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, प्रेडिक्ट द स्टीरियो केमिस्ट्री, मतलब वो आपकी क्या होगी, प्रेडिक्ट द स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताता है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू बना रहे हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन बहुत आते हैं, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी पूछते हैं, अकॉर्डिंग टू सीएफटी थ्योरी भी पूछते हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग अब हम एग्जांपल के थ्रू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को समझेंगे। तो सबसे पहला आपका ये क्या रहेगा कि आपकी जो सेंट्रल मेटल आयन होता है वो क्या करेगा, रिलीज करता है इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब यदि ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे किसी भी मेटल आयन का +1 है तो वो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, +1। यदि +2 है तो वो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, +2। तो वो डिपेंड करेगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर कि मतलब सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, उसी के अकॉर्डिंग उसके सेंट्रल मेटल आयन क्या करेगा, रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन्स। जैसे मैंने यहाँ पे यही एग्जांपल ले रहा हूँ, एक जो सिंपल्स है CONH3 की 6 CL3। तो यहाँ पे जब IUPAC नेमिंग कर रहे थे तब भी आपने ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या किया था, बताया था कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालें। तो यहाँ पे कोबाल्ट की कैलकुलेट करनी है, मतलब इसको माना क्या मैंने X+। अमोनिया आपका कैसा है, न्यूट्रल, एट कितने हैं लिगेंड, 6 प्लस क्लोरीन का चार्ज कितना होता है, -1, कितने हैं 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे जो X की वैल्यू आई वो कितनी आई, x की वैल्यू कितनी आई, x - 3 इक्वल्स टू 0, मतलब x की वैल्यू कितनी आई, +3। अब देखो x की वैल्यू +3 आई, मतलब कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई, +3। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 27। कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आर्गन 3d7 4s2, क्या आया, 3d7 4s2। अब +3 इलेक्ट्रॉन है, मतलब +3 आया है ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब यहाँ पे +3 आया, मतलब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किए, लॉस। और 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लॉस होंगे, आउटर मोस्ट सेल से। तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, देन 3d में से। तो कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो आपके कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी, 3d6 4s0, क्या बन जाएगी, 3d6 4s0। अब इसका ऑर्बिटल बना लें। तो ये वाला जो क्वेश्चन आता है अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो सबसे पहले क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद आप उसकी करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहले सबसे पहले क्या देखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकंड वन आपको क्या लिखनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखी, देन उसके ऑर्बिटल बनाए। अब जैसे मैंने यहाँ पे ही बना रहा हूँ कि कोबाल्ट +3 की जो कॉन्फ़िगरेशन होगी
उसके ऑर्बिटल बना दिए मैंने। डी में कितने ऑर्बिटल? 5। कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पे आपका क्या है? S 4s वाला खाली, ये 3d और ये 4p आउटर ऑर्बिट, वो क्या है? खाली। जब आपकी कोबाल्ट पे +3 चार्ज होता है तो अमोनिया आपका क्या है? बिहेव एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड के बारे में कौन बताता है? आपका स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताता है। तो ये कैसे कंफर्मेशन हुआ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कि इसने क्या किया? स्ट्रॉन्ग फील्ड होने के कारण ये क्या करेगा? पेयरिंग। और पेयरिंग करेगा तो आपके यहाँ पे पेयरिंग होगी तो यहाँ पे 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। एक s का, 3 p का, ये 4p 4s और ये 3d। अब देखो सबसे पहली जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी, वैलेंस कोऑर्डिनेशन थ्योरी, वीबीटी कोऑर्डिनेशन थ्योरी जो थी, उसमें क्या बताया था? उसमें क्या कहा था कि आपके जो वैकेंट ऑर्बिटल होंगे वो जो भी हाइब्रिडाइजेशन देंगे वो क्या बताएंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल्स टू देयर कोऑर्डिनेशन नंबर बोला था। तो ये आपके क्या हो गए? वैकेंट ऑर्बिटल। अब वैकेंट ऑर्बिटल है तो साथ में अमोनिया आपका क्या है? लिगेंड की तरह बिहेव करना, मतलब ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट। क्या शो करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। और इलेक्ट्रॉन पेयर अमोनिया डोनेट करता है तो आपके 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, दूसरा अमोनिया 2 इलेक्ट्रॉन और डोनेट करेगा, थर्ड अमोनिया आपके 2 इलेक्ट्रॉन और डोनेट करेगा। तो ऐसे कितने अमोनिया हैं आपके कॉम्प्लेक्स के अंदर? 6। और 6 अमोनिया हैं तो आपके 6 इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होंगे? डोनेट होंगे टुवर्ड्स द मेटल आयन। अब जब टुवर्ड्स द मेटल आयन 6 अमोनिया ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिए तो मतलब आपका यहाँ पे क्या बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे पूछ लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है इस कॉम्प्लेक्स की? तो हाइब्रिडाइजेशन आपकी क्या होगी? जो जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हुए हैं इन द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, तो कौन कौन से 2 यूज हुए हैं? 2 डी यूज हुए हैं, 1 एस यूज हुआ है, 3 पी यूज हुए हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गई? D2sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बनी? D2sp3। और D2sp3 बना मतलब यहाँ पे इसकी जो ज्योमेट्री है वो क्या है? ऑक्टाहेड्रल। क्या है? ऑक्टाहेड्रल। तो ये ज्योमेट्री कौन सी हो गई? ऑक्टाहेड्रल। तो पहला पॉइंट क्या था? ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है। देन आपको क्या लिखना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। थर्ड आपको देखना है कि आपका लिगेंड कैसा है। फोर्थ लिगेंड देखने के बाद जो ऑर्बिटल आपने बनाए थे उसके बाद उसकी क्या लिखनी है? हाइब्रिडाइजेशन। फिफ्थ पॉइंट पे आपको क्या लिखना है? उसका ज्योमेट्री। क्या लिखनी है? ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री लिख दी तो ये कंफर्मेशन पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक के बारे में भी बता सकते हैं। तो सिक्स्थ पॉइंट क्या पूछा जा सकता है कि मैग्नेटिक बिहेवियर। पेपर में इन 6 पॉइंट में से पूछा जाएगा। कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए तो इन 6 पॉइंट में से पूछा जाएगा कि आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। हाइब्रिडाइजेशन नहीं पूछेंगे तो ज्योमेट्री पूछ लेंगे कि इसकी ज्योमेट्री क्या है। आपके साथ में क्या पूछ लेंगे? मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर में आपको 2 मैग्नेटिक बिहेवियर देखने को मिलते हैं। एक कौन सा है? पैरामैग्नेटिक और दूसरा कौन सा है? डायामैग्नेटिक। एक है पैरामैग्नेटिक और दूसरा कौन सा है? डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक होता है जिसमें आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो? प्रेजेंट हो। यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो वो आपका क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को। उन सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और डायमैग्नेटिक कौन से होते हैं? जिनके अंदर आपके नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, मतलब कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ना हो। और जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होंगे तो ये क्या करेंगे? रिपेल द मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या करेंगे? रिपेल द मैग्नेटिक फील्ड। तो अब ये चेक करें कि CONH3 में कहीं पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। तो मतलब यहाँ पे ये कैसा है? पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक?
जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो आपका कैसा शो होगा, डायामैग्नेटिक। तो CONH3 की 6 जो आपका कंपाउंड है वो आपका क्या होता है, डायामैग्नेटिक। क्या होता है, डायामैग्नेटिक। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया जिसके एग्जांपल के अकॉर्डिंग हम क्या बता सकते हैं, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लिगेंड कैसा है, ज्योमेट्री के बारे में बता सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बता सकते हैं, साथ में मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो ये आपका क्या था, किसी भी एग्जांपल के थ्रू आपके VBT के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आगे चलते हैं, जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल लिया, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कौन सा, COOX की थ्राइस। एग्जाम्पल क्या है, COOX की थ्राइस। ये क्या है, 3 नेगेटिव। क्या है, 3 नेगेटिव। अब देखो COOX की थ्राइस 3 नेगेटिव दे रखा है, मतलब ये तो आपका क्या हो गया, कोबाल्ट। ये आपका क्या है, लिगेंड। और लिगेंड कौन सा लिगेंड है, ऑक्सलेट। ऑक्सलेट कैसा है, बाईडेंटेट। कैसा है, बाईडेंटेट, मतलब चिलेट रिंग फॉर्मेशन कर सकता है और करेगा ही, चिलेट रिंग फॉर्मेशन करेगा, रिंग फॉर्मेशन करता है। ऑक्सलेट आयन का स्ट्रक्चर क्या होता है, COO नेगेटिव, COO नेगेटिव। तो सबसे पहले हमें क्या निकालनी है, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था, ऑक्सीडेशन स्टेट पता लगाना। और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, कोबाल्ट को माना मैंने X, ऑक्सलेट पे कितना चार्ज, -2, कितने हैं 3, और कंप्लीट पे चार्ज कितना है, -3। तो कितना हो गया 2 - 6 - 3, X की वैल्यू कितनी आई, वही +3। तो कोबाल्ट की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट भी वैसे भी याद रख लेना क्या होती है, +3। अब जब +3 है तो अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। सबसे पहले ग्राउंड स्टेट लिखना, कोबाल्ट 27 की क्या होती है, आर्गन 3d7 4s2, 3d7 4s2। और कोबाल्ट +3 की क्या होती है, आर्गन 3d6 4s0। यही हुई। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने, सेकंड पॉइंट आपने क्या लिखा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया तो मतलब इसके ऑर्बिटल बना दो। ऑर्बिटल बना दी मैंने, लिखा 6s0 p3। थर्ड क्या चेक करना था, लिगेंड। लिगेंड आपका कैसा है, ऑक्सलेट। ऑक्सलेट आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे ये आपका क्या करवाएगा, पेयरिंग, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाएगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, या फिर आप कह सकते हैं ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये वाला यहाँ पे। तो आपकी जो पेयरिंग हुई उसमें ऑक्सलेट आयन कैसे फॉर्मेशन हो गया, CO6 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए एकदम कंप्लीटली। एक S है 4s वाला, ये 3p है, ये क्या है 3d, 4s 3d, और 4p आपका क्या है, खाली। ये है लिगेंड। के बाद जब पता लग गया तो हमने फिलिंग करवा दी, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करवा दी। अब इसके बाद हमें क्या देखना है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता चलेगा कि कितने नंबर ऑफ लिगेंड डोनेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन पेयर। अब जब इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, ऑक्सलेट। अब ऑक्सलेट मैंने कहा बाईडेंटेट लिगेंड है, बाईडेंटेट लिगेंड है मतलब एक O नेगेटिव, ये यहाँ पे 2 नेगेटिव ने अपने कोबाल्ट को डोनेट किया, यहाँ पे एक और O नेगेटिव, यहाँ पे एक और O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। ऐसे ही कितने ने डोनेट किया है, 3 ऑक्सलेट आयन ने डोनेट किया है। और 3 ऑक्सलेट आयन क्या होंगे आपका, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हुए, 6। तो एक ऑक्सलेट आयन मतलब एक OX2 नेगेटिव यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, और 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। यहाँ पे एक और ऑक्सलेट आयन होगा, वो आपके यहाँ पे भी डोनेट करेगा और यहाँ पे भी डोनेट कर रहा है। तीसरा जो ऑक्सलेट आयन होता है वो यहाँ पे भी डोनेट कर रहा है,
और ये भी, क्योंकि एक बाइडेंटेड लिगेंड कितने लोन पेयर डोनेट कर रहा है, 2 लोन पेयर डोनेट कर रहा है। तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगी कौन कौन से में फिल हुई, 2 डी में, 1 एस में, 3 पी में। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, D2sp3। और D2sp3 की बाद हमें क्या चेक करना था, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री आपकी क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल। कौन सी है, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल भी हो गई ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन भी हो गई। अगला एक और पॉइंट क्या पूछा था, मैग्नेटिक बिहेवियर, कि मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा। तो मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे पता करेंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, तो ये भी कॉम्प्लेक्स कैसा बोला जाएगा, डायामैग्नेटिक। कैसा बोला जाता है, डायामैग्नेटिक। मतलब क्वेश्चन आपका जो भी पूछा जाएगा वो इन्हीं 6 पॉइंट के अंदर पूछा जाएगा कि मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, ज्योमेट्री क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है और लिगेंड कैसा है, कि आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड है या मतलब आपका वीक फील्ड। और स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड की बजाय आपके क्वेश्चन के अंदर एक और पॉइंट दे दिया जाता है, क्या, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, देखो, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और दूसरा कौन सा बोला, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो हर एक वर्ड से ही कंफर्मेशन मिल जाती है कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जो होता है वो आपका क्या है, इनर डी ऑर्बिटल यदि यूज करें तब हम उस कॉम्प्लेक्स को क्या कहेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। यदि आउटर डी ऑर्बिटल यूज करता है तब हम उस कॉम्प्लेक्स को क्या कहेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स होता है वो ये कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया, ये जैसे हमने ये एक कॉम्प्लेक्स बनाया था, हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखी, D2sp3। तो ये जो डी ऑर्बिटल कौन सा यूज किया, यदि इनर डी यूज कर रहा है, इनर डी ऑर्बिटल यूज इन द हाइब्रिडाइजेशन, यदि इनर डी यूज हो रहा है तब हम उसे क्या कर रहे हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, यदि 7वां पॉइंट भी यदि पूछ लें तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ना कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। मतलब आउटर तो कब बोला जाएगा, जब आउटर डी ऑर्बिटल यूज हो, आउटर डी ऑर्बिटल यूज इन द हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में यदि आउटर ऑर्बिटल यूज होगा तब तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, इनर यूज होगा तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। तो ये आपकी क्या थी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में के बाद हमारा जो लिमिटेशन आती है, लिमिटेशन क्या आई कि ये कंफर्मेशन नहीं दे पाता क्या, स्टेबिलिटी के बारे में। दूसरा, ये ना ही ये कंफर्मेशन बता पाता है कि आपके कंपाउंड का कलर क्या है, कि कलर के बारे में भी नहीं बता पाता, ना ही ये स्टेबिलिटी के बारे में बता पाता है कि ये स्टेबल है या नहीं। तीसरा जो पॉइंट है, ना ही ये बता पाता है कि स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड, मतलब कुछ लिगेंड्स तो कह रहे हैं कि ये पेयरिंग करवा रहे हैं, कुछ लिगेंड्स कह रहे हैं कि आपके ये पेयरिंग नहीं करवाते। तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड के तो कंफर्मेशन नहीं दे रहे, बस डायरेक्ट क्या पता चल रहा है आपको, एक्स-रे डिफ्रैक्शन मेथड से आपको क्या पता चल रही है, हाइब्रिडाइजेशन पता चल रही है। तो लिगेंड की जो स्ट्रेंथ थी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड, ये कंफर्मेशन नहीं मिल रही थी। तो ये आपकी क्या बन गई, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन बन गई थी। तो ये क्या बन गई, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन। अब जो बात करेंगे वो कौन सी होगी, CFT के बारे में। तो CFT के बारे में बात करते हैं। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो ये आपका क्या हो गया, VBT हो गया, वर्नर थ्योरी हो गई। तो इसकी लिमिटेशन क्या क्या आई थी, आपकी स्टेबिलिटी के बारे में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाता है, ना ही कलर के बारे में बता पाता है, ना ही स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स के बारे में बता पाता है। तो अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कौन सी है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी, CFT। तो ध्यान से सुनिएगा। अब जो थर्ड स्टार्ट होने जा रही है वो कौन सी है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। यदि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की बात करते हैं तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर जो आपके लिगेंड्स होते हैं उनको यहाँ पे क्या माना गया है, पॉइंट चार्जेस के अकॉर्डिंग माना गया है।
पॉइंट चार्जेस माना गया है, सेंट्रल मेटल आयन को भी आपने क्या माना है, आयन के फॉर्म में माना है। और जब यहाँ पे लिगेंड्स को पॉइंट चार्ज माना है, सेंट्रल मेटल जो एटम है उसको भी आयन की फॉर्म में माना है। तो जब आयन आयन होंगे, मतलब आपके आयन आयन होते हैं, तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब आपका यहाँ पे इनको लिगेंड्स को, सेंट्रल मेटल को आयंस और पॉइंट चार्जेस के अकॉर्डिंग डिनोट किया है, कंसीडर किया है। और जब कंसीडर आयन के अकॉर्डिंग किया है तो आयन आयन के बीच में कौन सा अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो पहला पॉइंट आपका क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग है, तो मतलब ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरा यहाँ पे जो पॉइंट आता है वो मेन पॉइंट क्या है कि यहाँ पे जो डीजनरेसी है, डीजनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल क्या हो जाएगी, नहीं रहती। नहीं रहती मतलब ये क्या कर जाएगी, स्प्लिट कर जाएगी। तो डीजनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल आपकी क्या रहेगी, स्प्लिट हो जाती है। वो किसके कारण होती है आपका, देखो डीजनरेसी मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो डीजनरेसी का मतलब पता होना चाहिए कि आपका जो डी ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं, 5 ऑर्बिटल हैं, जिसमें हम एक कहते हैं डी एक्स वाई, दूसरा है डी वाई जेड, थर्ड है डी जेड एक्स, फोर्थ है डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, और फिफ्थ है आपका कौन सा, डी जेड स्क्वेयर। ये आपके 5 ऑर्बिटल हैं। और यहाँ पे जब पांचों की एनर्जी, 5 ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है, तब हम उसे क्या कहते हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल। तो डीजनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल यहाँ पे क्या हो रही है, स्प्लिट हो रही है। क्यों, क्योंकि आपके जो लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड्स के ऊपर कैसा चार्ज है, मतलब आपके लिगेंड्स कैसे हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करते हैं, डोनेट, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। तो मतलब लिगेंड किसको अप्रोच कर रहा है, अप्रोच टू द मेटल, अप्रोच टू सेंट्रल मेटल। अब यदि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जो सेंट्रल मेटल को यदि लिगेंड अप्रोच कर रहा है, तो सेंट्रल मेटल के अंदर जो डी ऑर्बिटल रहता है उसके भी आपके कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लिगेंड्स के पास भी आपके क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या देखने को मिलता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन देखने को मिलता है। और जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन देखने को मिलेगा तो आपका जो डी ऑर्बिटल होता है, ये जो डी ऑर्बिटल है वो आपका क्या होगा, स्टार्टिंग में तो एक बार तो इंक्रीज होगा, जब आपके इलेक्ट्रॉन लिगेंड क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, बट उसके बाद वो क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा 2 एनर्जीज में। और 2 एनर्जीज में एक 3 का ऑर्बिटल बनेगा और एक 2 का, जिसको हम क्या कहते हैं, एक को कहते हैं T2G ऑर्बिटल और दूसरे को क्या कहते हैं, EG ऑर्बिटल, मतलब ट्रिपली डीजनरेट ऑर्बिटल। और ये कौन सा है, डबली डीजनरेट ऑर्बिटल। तो ये जो डी ऑर्बिटल था वो कब स्प्लिट हुआ, जब आपके लिगेंड ने अप्रोच किया, लिगेंड अप्रोच टू द सेंट्रल मेटल ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसके बाद आपका जो डी ऑर्बिटल था वो क्या हो गया, स्प्लिट हो गया। स्प्लिट हो गया तो एक की एनर्जी आपकी क्या हो गई, कम हो गई, दूसरे की एनर्जी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। तो यहाँ पे आपकी ये क्या हुई है, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। इसी को ये हम क्या कहते हैं, स्प्लिटिंग एनर्जी, जिसको किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा नोट से। किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा नोट से। तो ये इसी के कारण क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी का नाम हुआ था। क्या कि आपके जो लिगेंड्स हैं वो अप्रोच करेंगे मेटल को, मेटल के अंदर जो डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिपल्शन। रिपल्शन करने के कारण आपकी यहाँ पे क्या देखने को मिलती है, डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग देखने को मिलती है, ना कि डीजनरेसी देखने को मिलेगी। तो डीजनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल यहाँ पे क्या हो रही है, स्प्लिट हो रही है। ये पॉइंट ध्यान रखना। साथ में तो ये आपका क्या है, ये जो स्प्लिट हुआ है, ये आपका जो एनर्जी ऑर्बिटल है, ये जो डी स्प्लिटिंग देखी है वो किसके अंदर देखने को मिलेगी आपको, ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। कौन से कॉम्प्लेक्सेस के अंदर, ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। यदि मैं टेट्राहेड्रल की बात करता हूँ, टेट्राहेड्रल की बात करता हूँ, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स यदि होंगे, मतलब कितने
लिगेंड्स अटैच होंगे मेटल के साथ में, आपके 4 लिगेंड्स अटैच होते हैं, तब आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन यदि आती है तब वो जो d ऑर्बिटल होते हैं स्प्लिट तो होंगे, एनर्जी एक बार इंक्रीज भी होगी, बट वो ऑक्टाहेड्रल के एकदम अपोजिट होंगे। यहाँ पे आपका बोला जाएगा कौन सा है, ये आपका क्या बोला गया, एक तो डबली रीजनरेट जिसमें आप क्या बोलते हो ई ऑर्बिटल, और यहाँ पे ये क्या बोलोगे T2। ये G क्या है, जी रेड, सिमेट्री और अनसिमेट्री के अकॉर्डिंग बताते हैं। तो यहाँ पे ये आपकी क्या शो कर रही है, सिमेट्री की शो कर रही है, तो जी रेड है, यहाँ पे G नहीं लगता क्योंकि यहाँ पे सिमेट्री देखने को नहीं मिलती। तो ये आपका क्या हो गया डबली रीजनरेट, ये आपका क्या हो गया ट्रिपली रीजनरेट, ये आपकी क्या हो गई डेल्टा स्प्लिटिंग एनर्जी। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर आपको डबली रीजनरेट नीचे देखने को मिलता है क्योंकि इसकी एनर्जी लो हो जाती है, ट्रिपली रीजनरेट की एनर्जी क्या होती है ज़्यादा। यदि वैल्यू चेक करें तो यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है -0.4 डेल्टा नोट, यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है 0.6 डेल्टा नोट, यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होगी ये क्या होगी -0.6 डेल्टा नोट, और ये क्या होती है +0.4 डेल्टा नोट। और डेल्टा मतलब स्प्लिटिंग एनर्जी बोल सकते हैं, नोट भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग एनर्जी है। तो ये आपका क्या हो गया टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो गई। कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ड्रा द डायग्राम ऑफ डी ऑर्बिटल, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो आपको ये स्ट्रक्चर बनाना है, इन द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आपको ये स्ट्रक्चर फॉर्म करना है। तो ये आपका क्या हो गया टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी थी जिसने आपके लिगेंड्स के स्ट्रेंथ के बारे में बताया था, और स्ट्रेंथ के बारे में बताया मतलब आपका लिगेंड कैसा होता है, कि स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है या वीक फील्ड। तो साथ में वो किससे कंफर्मेशन मिली थी, वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता चल गया था। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर आपके लिगेंड्स को क्या कर दिया, अरेंज कर दिया, किस जिसकी कम एनर्जी है उसको सबसे लास्ट में लिखा, जैसे आपका क्या है आयोडीन, देन क्लोरीन या ब्रोमीन, देन आपका क्लोरीन, फ्लोरीन। तो ये आपके हेलोजेंस हो गए। मेनली स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को कैसे याद रख सकते हैं आप, सिंपल तरीके से कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन पढ़े हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन दोनों को बीच से सेपरेट आउट कर दो। कार्बन की साइड यदि जाते हैं तो आपका यहाँ पे ये क्या शो करेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड नेचर, क्या शो करेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड नेचर। और फ्लोरीन के साथ मतलब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड में यदि आते हैं तो वो आपका क्या शो करेगा, वीक फील्ड नेचर। मतलब आपके जो हेलोजन वाली फैमिली होगी वो क्या किसकी तरह बिहेव करती है, वीक फील्ड की तरह। ऑक्सीजन वाली फैमिली जो होगी वो भी किसकी तरह बिहेव करती है, वीक फील्ड की तरह। नाइट्रोजन की जो फैमिली होती है वो किसकी तरह बिहेव करती है, स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह। कार्बन की जो फैमिली है, जैसे कार्बन का क्या हुआ CO या आपका क्या हो गया CN नेगेटिव, ये दोनों आपके क्या है बहुत ही मोस्ट कॉमन आपके लिगेंड है जो किसकी तरह बिहेव करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह। ध्यान रखना ये कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह। NH3 बिहेव स्ट्रॉन्ग फील्ड तब करेगा जब आपका कोई भी मेटल के ऊपर कैसा चार्ज आ जाए, +3। यदि मेटल पे +3 चार्ज आ जाता है तो NH3 किसकी तरह बिहेव करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह, वरना NH3 किसकी तरह बिहेव करेगा, वीक फील्ड की तरह। ऑक्सीजन की जो फैमिली आ गई समझ लो H2O आपका एक समझ लेना क्या है, सेपरेट करने वाला, मतलब ये न्यूट्रल है, इसके आगे जाते ही आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड आ जाएगा, इससे बैक जाते ही आपका क्या आ जाएगा, वीक फील्ड नेचर आ जाएगा। तो ये आपकी क्या है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिख लीजिए। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने सबसे पहले क्या लिखा है, आपके हेलोजेंस लिखे, हेलोजेंस के बाद आपके क्या आएंगे, फ्लोरीन, ये लिखो, आयोडीन नेगेटिव, ब्रोमीन नेगेटिव, देन क्लोरीन नेगेटिव, देन फ्लोरीन नेगेटिव। आपके यहाँ पे मेनली क्या आ गया H2, यहाँ पे आपका H2O के बाद
क्या आ गया NH3, NH3 से आगे क्या है En, En से आगे क्या है CO और साथ में इक्वल्स टू Cn नेगेटिव। ये दोनों आपके क्या हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। मेनली यही पूछे जाते हैं, CO हुआ, Cn हुआ, En हुआ, NH3, H2O और हैलोजेंस। मोस्ट कॉमन जो आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे उनमें ये लिगेंड्स आपको देखने को मिलते हैं। तो आपके ये क्या हो गए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये कैसे हो गए स्ट्रॉन्ग फील्ड, ये आपके कैसे हो गए वीक फील्ड। ये आपके क्या हो गए वीक फील्ड। तो यहाँ पे यदि OH की भी पूछी जाए तो वो फ्लोरीन से थोड़ा सा क्या रहता है आगे की साइड OH नेगेटिव। यदि ऑक्सलेट भी बात करते हैं तो ऑक्सलेट भी आपका H2O से क्या रहता है लेस, तो ऑक्सलेट भी किसकी तरह बिहेव करेगा वीक फील्ड की तरह, और वीक फील्ड की तरह बिहेव करता है तो पेयरिंग नहीं करवाएगा। तो ये कौन बता रहा है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिससे आपको क्या पता चलती है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स के बारे में पता चल गया, साथ में डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग के बारे में पता लग गया। अब बात करेंगे कोई भी कॉम्प्लेक्सेस के अकॉर्डिंग। देखो एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे आपने एग्जांपल लिया देखो एग्जांपल ले लेते हैं आपका कोई भी, जैसे मैंने लिया D2 कॉन्फ़िगरेशन का, और D2 कॉन्फ़िगरेशन कैसी ली है स्ट्रॉन्ग फील्ड, क्या ली है स्ट्रॉन्ग फील्ड ली है। अब देखो D2 कॉन्फ़िगरेशन यदि मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लेता हूँ और ये कौन सी कॉम्प्लेक्सेस के अंदर देख रहे हैं हम ऑक्टाहेड्रल, किसके अंदर देख रहे हैं ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल आपको पता है स्प्लिटिंग कैसे करेगा, T2G नीचे रहते हैं, EG आपके ऊपर रहते हैं, ये T2G ऑर्बिटल, ये EG ऑर्बिटल, D ऑर्बिटल स्प्लिट हो गए, D2 कॉन्फ़िगरेशन है। अब D2 कॉन्फ़िगरेशन है उसमें तो एक इलेक्ट्रॉन फिल हुआ, दूसरा इलेक्ट्रॉन फिल हुआ, कोई और इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं जो पेयरिंग करवाने की टेंडेंसी रखे। तो अब जब पेयरिंग करवाने की टेंडेंसी नहीं, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो, उसके लिए तो जब पेयरिंग हो ही नहीं रही तो वहां पे स्प्लिटिंग एनर्जी क्या हो गई ज़्यादा। तो यहाँ पे जो CFSC कैलकुलेट होती है, तो CFSC का जो फॉर्मूला है वो आपने क्या लिखा था कि आपने लिखा था -0.4 और ये क्या है 0.6, तो -0.4 इंटू में T2G इलेक्ट्रॉन्स प्लस 0.6 इंटू में EG इलेक्ट्रॉन्स, ये है कितने हैं 0.4 इंटू T2G इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2, प्लस 0.6 इंटू में EG के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 0। तो इसकी जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी आती है वो कितनी आती है 0.8 डेल्टा नॉट, -0.8 डेल्टा नॉट। तो ये आपकी क्या आ गई क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ऐसे ही एग्जांपल मैं करता हूँ D3 के लिए। तो D3 के लिए भी आपकी स्प्लिटिंग तो क्या रहेगी सेम, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में तो हमेशा T2G नीचे आएगा, EG अब हो जाएगा T2G में 3 इलेक्ट्रॉन, जब डीजेनरेट ऑर्बिटल है तो सारे इक्वल इक्वल बटेंगे। तो आपकी यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन मतलब CFSC आएगी 0.4 इंटू में 3 प्लस में 0.6 इंटू में 0। तो यहाँ पे जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी आती है वो कितनी आती है -1.2 डेल्टा नॉट, -1.2 डेल्टा नॉट। जब तक आपकी पेयरिंग वगैरह स्टार्ट ना हो तब तक तो वही सिंपल के अकॉर्डिंग फीलिंग होती जाती है। अब जैसे D3 हो गया चाहे D2 हो गया, चाहे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लगाएं चाहे आपका वीक फील्ड लगाएं, दोनों में क्या रहेगी सेम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी रहेगी। अब बात करते हैं D4 की, किसकी बात कर रहे हैं D4 की। D2 की जगह आप क्या कर रहे हैं D4 की यदि मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड की बात करता हूं तो 3 तो इलेक्ट्रॉन ये हो गए, और स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पेयरिंग स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होगी ज़्यादा, और स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो वो पेयर करवाने की टेंडेंसी रखेगा, और पेयर करवाने की टेंडेंसी रखेगा तो मतलब आपके 4 इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे नीचे ही, 4th इलेक्ट्रॉन क्या होगा
कंबाइन होगा मतलब पेयर्ड होगा T2G में, और ये आपका क्या हो गया EG में। तो ये जो स्प्लिटिंग हुई थी इसमें आपकी जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी थी वो क्या है, ज़्यादा है किससे, पेयरिंग एनर्जी से। PE क्या है, पेयरिंग एनर्जी। जब पेयरिंग एनर्जी से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ये आपकी क्या थी, स्प्लिटिंग। कब, जब भी कोई स्प्लिटिंग गैप यदि बढ़ जाए तो ऊपर जाने के चांसेस कम, ऊपर जाने के चांसेस कम मतलब नीचे ही पेयरिंग होगी, और नीचे पेयरिंग होगी तो यहाँ पे जो CFSC आती है वो क्या आएगी, -0.4 इंटू में कितने इलेक्ट्रॉन्स 4 प्लस 0.6 इंटू में 0, तो कितना हो गया -1.6 डेल्टा नॉट। वो कब आया, जब आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स था और हमने लिगेंड कैसा ले रखा था, स्ट्रॉन्ग फील्ड। अब यही चीज वीक फील्ड के लिए करता हूं। अब यहाँ पे स्प्लिटिंग के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, स्प्लिटिंग एनर्जी अलग देखने को मिलेगी। ये D4 के लिए है। D4 में साथ में हमने क्या बोला है, वीक फील्ड। अब वीक फील्ड बोला मतलब पेयरिंग एनर्जी नहीं होगी, मतलब डेल्टा नॉट इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी। स्प्लिटिंग क्या होगी, कम। और जब पेयरिंग ही मतलब आपकी स्प्लिटिंग ही कम होगी तो पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्साइट हो गया आपके। D4 में EG के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल होगा। अब ये जो EG के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल हुआ तो यहाँ पे जो CFSC आएगी वो क्या आई, -0.4 इंटू में 3 प्लस में 0.6 इंटू में 1, तो ये कितनी है 1.2 और 0.6, तो वैल्यू कितनी आ गई 0.6 डेल्टा नोट। तो यहाँ पे जो CFSC आई है वो देखो कितनी आई है, -0.6 डेल्टा नोट, -0.6, और ये कितनी थी -1.6। कौन सी स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा, 1.6, तो यहाँ पे स्प्लिटिंग ज्यादा, पेयरिंग पहले होगी। यहाँ पे स्प्लिटिंग कम तो पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी तो वो ऊपर जाने के चांसेस मतलब EG के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जाने के चांसेस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो यहाँ पे D4 की स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड की क्या हो गई, अलग अलग स्प्लिटिंग एनर्जी हो गई। तो ऐसे हम D5 की, D6 की, D7 की, D8 की सभी की स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड के बारे में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपकी क्या हो गया, स्प्लिटिंग एनर्जी डायग्राम। तो ये वाला पॉइंट भी ध्यान रखना, पेपर के अंदर पूछ लिया जाता है कि स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है किससे, पेयरिंग एनर्जी से। तो स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा मतलब पेयरिंग एनर्जी से, तो सिंपल सा फंडा है कि आपका डेल्टा नोट क्या है, ज्यादा। अब डेल्टा नोट ज्यादा है तो समझ जाना पेयरिंग होगी या आपकी मूवमेंट होगी EG के अंदर। बताओ क्या होगी, यदि डेल्टा नोट क्या है, लार्ज, डेल्टा नोट लार्ज है तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं EG के अंदर ना जाने की बजाय कहाँ पे जाएंगे, T2G के अंदर। मतलब डेल्टा नोट यदि ज़्यादा होता है तो समझ जाना आपका लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और सेकंड जो कंडीशन आती है, डेल्टा नोट इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, मतलब इसका क्या है, वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड। पेपर के अंदर आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि D4 की आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर कंडीशन क्या दे रखी है, डेल्टा नोट इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी। यदि ये क्वेश्चन गिवन है, कंडीशन ये है, तो D4 की ऑक्टाहेड्रल क्या बनेगी, T2G EG। 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, स्प्लिटिंग क्या है, कम, स्प्लिटिंग एनर्जी, स्प्लिटिंग गैप क्या है, कम, तो आपका इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, EG के अंदर ट्रांजिशन कर जाएगा। तो यहाँ पे जो CFSC देखने को मिलेगी आपको क्या देखने को मिलेगी, 0.4 इंटू में 3 प्लस 0.6 इंटू में 1, तो वैल्यू कितनी है -1.2 प्लस 0.6, कितनी वैल्यू आ गई 0.6 डेल्टा नोट। तो ये जो स्प्लिटिंग एनर्जी आई है वो आपकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी हो गई। तो इससे हमें क्या कंफर्मेशन मिल गई कि आपके कोई भी पेयर नहीं हुए तो आपका जो लिगेंड होगा वो कैसा है। इससे लिगेंड की स्ट्रेंथ के बारे में भी पता चल रहा है कि कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड। कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग होता तो पहले ही क्या करवा देता, पेयरिंग। वो क्या करवा देता, पेयरिंग।
तो ये आपका क्या है, इनके अकॉर्डिंग, इन कंडीशन के